लोकसभा चुनाव 2024 का अब बस फाइनल ओवर यानी कि सातवां और अंतिम फेज बाकी है। सत्ता पक्ष हो या फिर हो विपक्ष, सबने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस चिलचिलाती धूप में प्रचार करना इतना आसान काम नहीं। आज ऐसे ही एक कैंपेन को कवर करने के लिए हम चल रहे हैं और इस वक्त मैं हूं वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर। और जिस मेहमान को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, यानी कि हमारे लिए जो मेहमान हैं लेकिन जनता के लिए जो सेवक हैं, गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 5 जिलों में 5 लोकसभा सीटों पर प्रचार करने वाले हैं। महाराजगंज, देवरिया, बलिया, रॉबर्ट्सगंज और गाजीपुर में रोड शो होगा। जाहिर तौर पे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इस बार फिर से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और पार्टी दावा कर रही है कि 80 की 80 सीटें जीतेगी। और ऐसे में पूर्वांचल की जो 13 सीटें बच गई है, पार्टी की कोशिश होगी कि सभी सीटें झटक ले। 2019 में घोसी और गाजीपुर में उसे हार का सामना करना पड़ा था, बाकी सीटें पार्टी ने जीती थी। इस बार हर सीट पे कमल खिले, इसलिए अमित शाह पूरी ताकत लगा रहे हैं और आज हम उनके साथ चलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से प्रचार के मार्फत वो जनता तक अपने संदेश को पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। साथ चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैंपेन का वो कौन सा तरीका है और कौन से मुद्दे वो उठाते हैं जिसके दम पर बीजेपी उम्मीद कर रही है कि 80 की 80 सीटें यूपी में जीतेगी। तो गोरखपुर से महाराजगंज की तरफ हम लोग निकल चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके चौपर में। और जो पहली रैली है वो महाराजगंज की रैली है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव ने बीजेपी की किस्मत एक तरह से बदल दी, जब गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के महासचिव के तौर पे प्रभारी थे। सर, इस बार उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है? हम हमारी सीटों में बढ़ोतरी करेंगे और देश के बहुत बड़े हिस्से में मैं नरेंद्र मोदी की आंधी देख रहा हूं। आज चुनाव प्रचार का एक तरीके से अंतिम दिन है, इसलिए मैं आपकी चैनल के सामने कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा आंधी है और 4 तारीख को सबको सरप्राइज होगा। सर, वैसे तो पूरे देश के कई राज्यों के आपके आकलन एकदम से सटीक होते हमने देखे हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विशेष बात करें कि 2014 में जब पार्टी को शानदार चमत्कारिक सफलता हासिल हुई, 19 में हुई, इस बार नंबर्स के अगर लिहाज से देखें तो क्या लगता है कि वो दोनों आंकड़े टूट सकते हैं? इस बार 2014 वाला टूट सकता है? टूट सकता है। हम 70 के ऊपर निश्चित जाएंगे, रिकॉर्ड भी टूट सकता है। इस बार यूपी में सबसे बड़ा फैक्टर क्या लग रहा है? सर, देखिए, 2 फैक्टर है। जब अखिलेश की सरकार थी तब वो केंद्र सरकार को कोऑपरेट नहीं करते थे, तो मोदी जी यूपी से ही सांसद बनकर प्रधानमंत्री बने, मगर ज्यादा यूपी को मदद नहीं कर सके। 17 में भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया बहुमत प्राप्त होने के बाद। योगी जी के आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपी के औद्योगिक विकास और यूपी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्वयं हाथ में लिया और इसके अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन आया। जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनी, क्योंकि यूपी और बिहार का भी पूर्वांचल वाला हिस्सा और मध्य प्रदेश यूपी का बुंदेलखंड का हिस्सा और पूरा यूपी, ये देश के सबसे गरीब हिस्सों में स्थित है, तो इसके सबसे ज्यादा लाभार्थी स्वाभाविक रूप से यूपी से होते हैं। गैस दिया, शौचालय दिया, घर दिया, पीने का पानी दिया, अनाज दिया, आयुष्मान भारत योजना दी, बिजली दी, ये सबके लाभार्थियों का बहुत बड़ा चंक यूपी में। और तीसरा, यहाँ पर एक प्रकार से कानून और व्यवस्था पूरा चरमरा गया है, गुंडा राज हो गया। योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी कठोरता के साथ, शिद्दत के साथ यहाँ के कानून और व्यवस्था को सुधारने के लिए कठोर कदम उठाए और उसका परिणाम भी आया है। आज यूपी के हर नागरिक के मन में सुरक्षा का तो भाव है ही है, उसको लगता है कि हमें न्याय मिल सकता है। 60 के दशक के बाद पहली बार एक कल्याण सिंह जी का थोड़ा छोटा सा कालखंड छोड़ दो, लोगों के मन में
ये आस जगी है कि कानून और व्यवस्था अब परमानेंटली अच्छे रहे। इसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ। सपा और बसपा गठबंधन इस बार नहीं है, अलग अलग लड़ रहे हैं। सपा कांग्रेस इस बार लड़ी है, बसपा का उस गठबंधन में नहीं रहना। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इस बार कैसे देख रहे हैं, बसपा अलग है? देखिए, आपकी जमात के लोग नैरेटिव चला रहे हैं, ये होगा वो। मैं एक सादा गणित आपको समझाना चाहूँ। सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी मिलकर 43% वोट पाए। अभी का जो सो कॉल्ड गठबंधन है दो साझादों का, वो मिलकर 26% पाएगा। तो कितना भी कुछ भी हो जाए, 26 से 50 की यात्रा बड़ी कठिन होती है, 10 साल लगते हैं। कल काशी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों थे, और अब ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कि पहले काशी को वो छोड़ते थे कि शायद बीजेपी जीत जाए, अब तो काशी में भी दिक्कत है। चलिए, अब दावा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, करना भी चाहिए। 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी अब तक की सबसे बड़ी लीड के साथ काशी जीतने जा रहे हैं। एक चीज सर अचानक देखने को मिला, पहले फेज से वो शुरू हुआ, ऐसा लगा कि एक खास तरह का इकोसिस्टम अचानक से नैरेटिव फैलाना शुरू किया कि बहुत मुश्किल है, एनडीए के खिलाफ नाराजगी है। चुनाव से 2 महीने पहले इस बात को नहीं कहा जाता था। इसके पीछे कोई डिजाइन देखते हैं या स्वाभाविक सी बात? देखिए क्या है, मैं इसकी जांच में जाना नहीं चाहता, मगर ये नैरेटिव ने हमारा मदद ही कर दिया है। कुछ वोटर जो मोदी जी जीतने ही वाले कर घर बैठते थे, घर पर बैठते थे, वो अब वोट कर रहे हैं। तो नैरेटिव से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना ये वास्तविकता थी, ना इसका परिणाम पर कोई असर होना था, मगर हमारे लिए अच्छा असर था। एक चीज सर कहा गया इस बार की वोट जिहाद की बात कही गई, उत्तर प्रदेश में ही वोट जिहाद करना है। माइनॉरिटी वोट बहुत ज्यादा दिख रहा है कि उनकी वोटिंग काफी अच्छी हो रही है। कहीं कोई समस्या नजर आ रही है, कोई खतरा नजर आ रहा है उस बात को लेकर? समाज का कोई भी तबका धर्म के आधार पर पोलराइज होकर वोट करता है तो काउंटर पोलराइजेशन होता ही। तो मैं तो कभी इसकी चिंता नहीं करता। पहली रैली से मैं पहुंचने से पहले आखिरी सवाल पूछूं सर कि इस चिलचिलाती धूप में आपको सुनने के लिए कल मैंने देखा उड़ीसा में कितनी ज़बरदस्त भीड़ थी। एक नेता के तौर पे चिंता होती है कि यार इतनी धूप में इतने सारे लोगों को आना वो कैसे संभव हो पाता है? लोगों को देखकर जरूर चिंता होती है, लोगों के लिए भी चिंता होती है। उनका देखकर मैं भी गमछा पहन कर जाता हूँ। ये तो सुना आपने कि लोगों की चिंता किस प्रकार से है, लेकिन अगर भीड़ इतनी ज़्यादा आ रही हो तो समझा जा सकता है कि किसी भी नेता के लिए वो कितने हौसले की बात होती है। फिलहाल पहली रैली में हम लोग पहुंचने वाले हैं जो कि महाराजगंज में है। पंकज चौधरी जो कि वित्त राज्य मंत्री हैं मौजूदा समय में, 6 बार के सांसद वहां से रहे हैं, उनका वहां पे वो इस बार उम्मीदवार हैं। और देखना होगा कि इस भीड़ को देख के हम लोग समझेंगे कि आखिर 4 जून को क्या कुछ नतीजे आने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं महाराजगंज। महाराजगंज हम लोग पहुंच चुके हैं और गृहमंत्री अमित शाह सामने अगर आप देखें तो जो मौजूदा बीजेपी प्रत्याशी हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और उनके साथ बीजेपी संगठन के लोग उनका अभिवादन करते हुए ठीक बगल में यहां पे जो जनसभा है वो रखी गई है। गृहमंत्री अमित शाह महाराजगंज पहुंच चुके हैं और पहुंचने के साथ 400 के नारा और जय श्री राम के नारे के साथ यहाँ मौजूद जबरदस्त भीड़ का उन्होंने अभिवादन किया। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। पंकज चौधरी 6ठी बार के सांसद हैं और वित्त राज्य मंत्री हैं, कुर्मी कम्युनिटी से आते हैं। उनके सामने कांग्रेस कैंडिडेट हैं, लेकिन पिछले 2 बार से लगातार इन्हें जीत हासिल हो रही है और बीजेपी ने एक बार फिर से इनके ऊपर ही भरोसा जताया है इस बार के चुनाव में। सैंतालीस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में एक जबरदस्त भीड़ को संबोधित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह महाराजगंज से निकलकर अब देवरिया की तरफ जा रहे हैं। और एक बार फिर इनसे बात करते हैं कि जब आप लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उसमें चाहे स्थानीय मुद्दे हों, राज्य के डेवलपमेंट के मुद्दे हों या नेशनल इश्यूज हों, उसमें किन मुद्दों को लेकर आपको लग रहा था कि हाँ जनता बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है ऐसे मुद्दों से चुनाव में?
देखिए, महाराजगंज में हमारे प्रत्याशी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। महाराजगंज में बॉर्डर जिले की समस्याएं भी हैं और एक जमाने में ये पूरा क्षेत्र गन्ने की खेती से बहुत समृद्ध क्षेत्र था। 5-5 चीनी मिलें यहाँ पर चलती थी। सपा बसपा के शासन में न केवल बंद हो गई, उनको प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। इसके कारण किसान को अब मुनाफा गन्ने से चीनी के कन्वर्जन का मुनाफा किसान के हाथों में जाने की बजाय कंपनियों के हाथ में जाए। यहाँ पर हमने तय किया कि कोऑपरेटिव बेसिस पर 5 मिलों की चीनी बनाने की क्षमता जितनी क्षमता वाली एक कोऑपरेटिव चीनी मिल बनाएंगे। मैं मानता हूँ इस बात का बहुत बड़ा असर है। कानून और व्यवस्था और गरीब कल्याण के कारण जो मैंने गिनाए, करीब करीब 6-6 लाख फैमिली को हर योजना का फायदा मिला। ये नीचे तक लोगों में मोदी जी के प्रति भारी श्रद्धा का निर्माण किया है कि एक आदमी ने आकर हमारी गरीबी का रास्ता निकाला और हमें अच्छी स्थिति में जीने का मौका दिया। इस बार के चुनाव में अपोजिशन खास तौर पे ये कोशिश कर रहा है कि अमीर बनाम गरीब की लड़ाई दिखाने की कोशिश। बार बार राहुल गांधी की अरबपतियों की सरकार है, हम गरीबों के लिए आएंगे। ग्राउंड पे इसका कैसा असर देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए पराशर जी, ये राहुल गांधी जी को देश में इतना सीरियसली कोई नहीं ले। वो एक आधा पेड़ लेकर आते हैं और बोलते रहते हैं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। इसके पीछे मोदी जी की तरह काम करने की तपश्चर्या चाहिए, तब जाकर शब्दों पर विश्वास होता है। यहाँ पर कानून और व्यवस्था पर राज्य सरकार ने, योगी जी ने जो काम किया है, इससे भी लोगों का भरोसा भाजपा पर बहुत बड़ा है। अगली सीट हम लोग देवरिया में जा रहे हैं, जो कि 14-19 लगातार बीजेपी जीतते जा रही है। इस बार भी उम्मीद है कि देवरिया अच्छा करेगी बीजेपी के लिए। जी अच्छा करें, हमारी परंपरागत सीट है और इस बार हमने तो मणि त्रिपाठी को सीट दी है। वहाँ देवरिया वालों का हमेशा से आग्रह होता था कि ब्राह्मण तो दीजिए ही, मगर मणि त्रिपाठी दीजिए। तो मुझे लगता है देवरिया हमारी बहुत अच्छी सीट है, हमारा संगठन भी अच्छा। यहाँ तो चलते हैं, इसके बाद सीधे देवरिया, फिर वहाँ देखते हैं कि आके गृह मंत्री अमित शाह की रैली कैसी होती है और संबोधन में क्या कुछ खास रहता है। देवरा बाबा की, जोर से बोलो, देवरा बाबा की। देवरिया से निकलने के बाद अब हमारा अगला पड़ाव है बलिया, जहां गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। और एक बार फिर से उनसे कुछ और चुनावी मुद्दों पे बात करते हैं। सर, राम मंदिर को लेकर अगर बात करें तो एक तो ऐसा मंदिर बना जो कि पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन का जो रवैया था, इस चुनाव में उसे कैसे देखते हैं जनता के बीच? देखिए, सिर्फ अभी का नहीं, जब से ये मसला जनता ने उठाया तब से, मतलब करीब करीब आजादी के समय से, कांग्रेस और बाद में समाजवादी पार्टी, इन लोगों की एक उदासीनता रही राम मंदिर बने इसके लिए। इसका मुख्य कारण उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। जब बाबरी मस्जिद गिर गई तब भी उन्होंने इस समस्या के निवारण के लिए कोई सकारात्मक कार्य नहीं। कई बार कार सेवकों पर गोली चली, सैकड़ों लोग मारे गए, सालों तक आंदोलन चला। संतों ने, किसानों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, न जाने कितने लोगों ने इसके लिए प्राणों की आहुति। और ये सब की तपश्चर्या की परिपूर्ति जब मोदी जी के प्रयास से हो रही, तो ट्रस्ट की ओर से सबको आमंत्रण मिला कि आइए, ये तो राम का उत्सव है, जग का उत्सव है। मगर वोट बैंक की नाराजगी के डर से उन्होंने राम के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को भी जाना उचित नहीं। कोई बोले ना बोले, वोट का मुद्दा हो न हो,
मगर देश की जनता की आत्मा ये इनके वोट बैंक के लोभ से बड़ी आहत है। मुझे कई लोगों ने कहा, कांग्रेस के अच्छे नेताओं ने, कई लोगों ने अभी पार्टी हमारी ज्वाइन की यहाँ सपा कांग्रेस, इसका मूल कारण ये था कि इनकी जाने की मनाही। तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स की सारी सीमाएं एक घमंडिया गठबंधन पार कर गया है और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसका रिफ्लेक्शन वोटिंग में उनको भुगतना पड़े। चाहे अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैन हो, ऐसे बहुत सारे हिंदू धार्मिक स्थल है जिनका पुनरुद्धार किया गया, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी रहता है। आप लोगों की सरकार की इसमें सोच क्या रहती है कि इसके पीछे क्यों ये करना है? देखिए, अर्थतंत्र को गति, टूरिज्म को गति एक अलग प्रकार से आउटपुट, मगर विगत कुल मिलाकर 800 साल में देश के उत्तरी हिस्सों में सभी हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक ऊर्जा केंद्र को अपमानित किया गया, खंडित किया गया और इसका महिमा मंडन जो था, श्रद्धा थी, उस पर कुठाराघात हुआ। मोदी जी ने 5 साल के अंदर देश में हर आस्था केंद्र को फिर से ऊर्जावान और शक्तिपुंज बनाने का काम किया है और मैं मानता हूं इससे देश की जनता को इसके कलेक्टिव हीन भाव को, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने में बड़ा फायदा हुआ। सर, मैं जो आपको जानता हूँ, धर्म अध्यात्म से आपकी बहुत रुचि रही है। गुजरात में जब आप बचपन में ये थे तो कभी ये लगता था कि अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बनेगा और इस तरह के मंदिर की परिकल्पना परिपूर्ण हो पाएगी? व्यक्तिगत तौर पे बनेगा ऐसी आशा रखते थे, प्रयास भी करते थे, आंदोलन भी करते थे, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे जीते जी प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में फिर से विराजमान हो जाएंगे। आज राम की ही कृपा है कि ये दिन हमारी पीढ़ी अपने आंखों से देख सके। अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात करें सर, तो 2014 में खासतौर पे मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिहाज से कोई बदलाव नजर आता है अपोजिशन के रवैये में? अब ये दक्यानुसी तरीके से एपीसमेंट किए जा रहे हैं, मगर उनको एपीसमेंट से कुछ फायदा नहीं होता है। मोदी जी ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से इस देश के लोकतंत्र को मुक्त करा दिया है। अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस चलता है, जो काम करेगा वो ही चुनाव जीतेगा। एक चीज सर अपोजिशन के स्ट्रेटजी में नजर आ रही है कि ऐसा लगता है कि कास्ट के आधार पे हिंदुओं को बांटो, मुस्लिम वोट तो थोक में मिलेंगे ही। रिजर्वेशन की बात बार बार कही जा रही है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, काम के आधार पर कास्ट को डाइल्यूट मोदी जी ने, रिजर्वेशन बीजेपी खत्म कर देगी, ये आरोप जो वो लगाते हैं बार बार। 2015 के विधानसभा चुनाव बिहार में हमने देखा था, एक बार फिर से इस बार लग रहा है कि मास्टर स्ट्रोक उनके तरफ से यही है। क्या आरोप है? रिजर्वेशन बीजेपी खत्म कर देगी। हम 10 साल से पावर में, कई राज्यों में पावर में, हमने कभी रिजर्वेशन खत्म करने का सोचा भी नहीं, ना प्रयास। कांग्रेस ने अगेन एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए कर्नाटक और तेलंगाना में और टीएमसी ने बंगाल में मुसलमानों को अनधिकृत गैर संवैधानिक आरक्षण देकर पिछड़ों का, दलितों का और आदिवासियों के आरक्षण पर बड़ा हमला किया। ममता, और मैं मानता हूं अब इन्होंने ही ये मुद्दा छेड़ा, अब इसमें घिर गए, इनका जवाब इनके पास नहीं। ममता बनर्जी तो कोर्ट के डिसीजन पे मानने से भी इनकार कर रही है। वो कुछ भी बोल सकती है, मगर अंततोगत्वा तो देश संविधान से चलता है। यहाँ तो देश संविधान से चलता है, गृहमंत्री अमित शाह का ये कहना है। और फिलहाल अब हम लोग पहुंच रहे हैं बलिया और वहां जायजा लेंगे कि आखिर बागियों की भूमि के तौर पे विख्यात बलिया इस बार चुनावी मूड के तौर पे कौन सा संदेश दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के संबोधन का इंतजार और देखना होगा कि आखिर बलिया की भूमि पे वो कौन सा संदेश देते हैं, क्योंकि बलिया भी बीजेपी लगातार जीत रही है पिछले 2 बार से और इस बार एक बार फिर से पार्टी को उम्मीद है कि कमल यही खिले। 400 पार करना है या नहीं करना है?
जोर से बोलो, करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? बलिया की जनसभा करने के बाद गृहमंत्री अमित शाह यहां से निकल चुके हैं रॉबर्ट्सगंज। वो रॉबर्ट्सगंज जो कि सोनभद्र जिले में आता है, उसका लोकसभा क्षेत्र है। वहां से एनडीए के घटक दल के उम्मीदवार वहां पे मैदान में है। सोनभद्र कभी नक्सली मामलों के लिए जाना जाता था। आज गृहमंत्री अमित शाह से बेहतर कौन हो सकता है जिनसे हम ये समझें कि नक्सलवाद पे किस हद तक काबू पा लिया गया है, क्योंकि पहले चुनाव में सर नक्सलवाद एक बड़ी समस्या के तौर पे देखा जाता था। आपके गृह मंत्री रहते हुए उसमें बहुत हद तक काबू पाया गया। अभी क्या स्थिति है नक्सलवाद की समस्या को? देखिए, मोदी जी के शासनकाल के अंदर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इतने राज्यों में से नक्सलवाद संपूर्ण रूप से नाबूद हो चुका है। एक जमाने में नक्सल पशुपतिनाथ टू तिरुपति का रेड कॉरिडोर का स्वप्न देखते थे। आज वो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में सिमट कर रह गए और भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद लगभग 125 नक्सल मारे गए, 300 सरेंडर हुए और 253 अरेस्ट हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2 साल में नक्सलवाद समाप्त। एक बड़ी चीज देखी इस बार के चुनाव में जम्मू कश्मीर से कि जिस प्रकार से वहाँ पे रिकॉर्ड मतदान हुआ वैली में, वो एक तरह से मुहर है कि धारा 370 हटाने के बाद जिस परिवर्तन की बात आप लोग कर रहे थे वो दिख रहा है ग्राउंड पे। क्या मैसेज है उसका? देखिए, न केवल 370 हटाने के बाद लोकतंत्र के रूट्स पाताल तक पहुंचे हैं। जो लोग अलग संविधान, अलग देश, आजाद देश मांगते थे, वो लोगों ने मतदान में हिस्सा भी लिया और उन्होंने कहा कि हम भारत के संविधान के तहत हो रही चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लें। और बहिष्कार का कोई ऐलान नहीं हुआ। इसके कारण लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाकी देश के राज्यों जितना ही मतदान जम्मू कश्मीर में, मैं मानता हूं ये बहुत सकारात्मक चिन्ह है और मोदी जी की कश्मीर पॉलिसी की सफलता। पहले वहाँ पे पत्थरबाजी की तस्वीरें आम रहती थी, अब दिखता है कि टूरिस्ट कैसे जा रहा है, बर्फ खेल रहा है एक दूसरे से। पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की भी हमने तस्वीर देखी। बावजूद इसके अपोजिशन कश्मीर नीति को लेकर आप लोगों पर सवाल खड़े करता है, इसे कैसे देखें? कौन? विरोध विपक्षी दल के कई सारे नेता, अपोजिशन के नेता। विपक्षी दल तो करेगा ही करेगा, परंतु उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इतने साल तक कश्मीर समस्या रिजॉल्व नहीं हुई। इसका कारण उनकी गलत कश्मीर नीति। सर, कश्मीर से बंगाल की तुलना करने, कश्मीर में हिंसा की घटना सामने नहीं आई, बंगाल के कुछ बूथों पर चुनावी हिंसा सामने आई। वहाँ की स्थिति, ग्राउंड रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने बहुत कैंपेन किया वहाँ? टीएमसी ने चुनाव रैगिंग को अपना चुनाव जीतने का एक प्रमुख हथियार बनाया और अब देश में एकमात्र राज्य ऐसा बचा है जहां पर चुनाव में हिंसा होती है, वो बंगाल। मैं मानता हूं वहां पर भी भाजपा सरकार बनने जा रही है और वहां पर भी हिंसा समाप्त होगी। इस बार के लोकसभा में बंगाल और उड़ीसा में कैसी सीटें देख रहे हैं साहब, पिछली बार की तुलना करें तो? देखिए, बंगाल में हम 24 से 30 के बीच में सीटें जीतेंगे। उड़ीसा में राज्य सरकार भी बनाएंगे और करीब 15 से 17 के बीच में सीट। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो सर आपका क्या आकलन है उन राज्यों में? तेलंगाना में भी हम 10 के आसपास सीटें जीतने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में हमारे साथी चंद्रबाबू जी के साथ हम सरकार बनाएंगे और तमिलनाडु, केरल में भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूथे पर अकाउंट ओपन कर एक अच्छी शुरुआत करेगी। यहाँ तो इस भरोसे के साथ गृहमंत्री अमित शाह यहाँ से निकल रहे हैं और अब थोड़ी देर में रॉबर्ट्सगंज पहुँचेंगे और फिर वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे और हमारा जो बातचीत का सिलसिला है
उसके बाद भी ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल चलते हैं रॉबर्ट्सगंज और वहाँ के देखते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट आखिर क्या कुछ कह रहा है। रॉबर्ट्सगंज में सहयोगी दल के लिए वोट मांगने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं रॉबर्ट्सगंज से गाजीपुर के लिए और आज की 5वीं सभा इनकी गाजीपुर में होनी है। और समझा जा सकता है कि 47-48 डिग्री के टेम्परेचर में अगर इस तरह से जनसभा को करना हो तो अपने आप में कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन इस बीच में जब मौका मिल रहा है हम लगातार उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की राजनीति किस दिशा में है 4 जून के लिहाज से। सर, ओवरऑल पिक्चर के लिहाज से समझें तो सबसे पहले बिहार और महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ गठबंधन की सरकार है आप लोगों की, वहाँ लोकसभा के हिसाब से कैसी स्थिति देख रहे हैं? देखिए, कमोबेश हमारी जो स्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे। हर चुनाव में 2-3 सीटों का ऊपर नीचे होता रहता है। बिहार में हम सैचुरेशन पर थे, महाराष्ट्र में भी सैचुरेशन, तो यही स्थिति लगभग बनी रही। महाराष्ट्र में इश्यूज इस बार क्या रहे थे, क्योंकि बहुत कुछ दावे किए जा रहे थे दोनों तरफ से ही? ये तो हर चुनाव में किए जाते हैं, मगर देश की जनता इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एंड बिहार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रही। मैं नहीं मानता किसी भी साथी दल को इसके कारण नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा फायदा होगा। आंध्र प्रदेश से इस बार इंडिया को विशेष उम्मीद रहेगी सर? आंध्र प्रदेश हमारी सरकार बनेगी टीडीपी के साथ और 17 से ज्यादा सांसद हम चुनकर आए। कर्नाटक में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और फ्रीबीज वहाँ पे इस्तेमाल किया गया बहुत, क्या कोई चुनौती लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से उसमें? देखिए, 35 में से 3 वादों का निर्वहन हुआ है, 32 वादों के लिए जनता उगाही कर रही है। तो एक प्रकार से जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी इतने कम समय के अंदर कांग्रेस ने जनरेट कर। पंजाब की बात करें तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वो दोनों साथ नहीं लड़ रहे हैं, अकाली दल अलग, बीजेपी अलग, वहाँ की स्थिति कैसी देख रहे हैं? इसके अलावा भी कुछ मजबूत निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। 13 में से 7 सीटों पर पंचकोणीय मुकाबला है, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, मगर भाजपा अब तक का अच्छा प्रदर्शन है। गुजरात में तो पूछने का भी कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन राजस्थान के लिहाज से बात करें तो वहाँ कुछ सीटों के नुकसान की आशंका है क्या? जी, 1-2 सीटों का नुकसान हो सकता है। हरियाणा, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड से? झारखंड, उत्तराखंड दोनों इंटैक्ट रहेंगे। हरियाणा में हो सकता है 1-8 सीट कम हो, क्योंकि हम सभी की सभी जीत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसी बयानबाजियां कर रहे हैं, बार बार अपने लीगल मामले को चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब इतना घुमा फिरा कर आप पूछते, मैं इसकी समरी कह देता हूं। 16 राज्यों और यूटी में भारतीय जनता पार्टी 100% विजय प्राप्त करेगी, जहां किसी का खाता नहीं खुलेगा। 16 यूनिट्स। केजरीवाल लीगल मामले को लेकर जैसे बयानबाजियां देख रहे हैं, उसको चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं कि 4 जून को अगर हमारे पक्ष में नतीजा आए तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, इसे कैसे देख रहे हैं? एक मुख्यमंत्री की ऐसी बात कहना है। नतीजे तो पक्ष में आने वाले नहीं है, मगर शायद जो मैं इनका ऑर्डर समझा हूं, 1 तारीख को नतीजे के पहले ही उनको जेल में सरेंडर कर। नेशनल पिक्चर के हिसाब से नंबर्स में देखें ओवरऑल तो बीजेपी के लिहाज से कितनी और एनडीए के लिहाज से कितनी उम्मीदें कर रहे हैं सर? अब बीजेपी एनडीए मत करिए, एनडीए 400 पार करेगा। स्वाभाविक रूप से बीजेपी का सबसे बड़ा चंक होगा। यहाँ तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से रॉबर्ट्सगंज से निकले हुए हैं और गाजीपुर बस थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने हैं। गाजीपुर में रोड शो होगा और ये रोड शो तय करेगा कि गाजीपुर, जो कि पिछली बार बीजेपी को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था, इस बार क्या कुछ होने वाला है। तो चलते हैं सीधे गाजीपुर और वहाँ के रोड शो को देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज की 5वीं सभा यानी कि गाजीपुर में रोड शो में पहुंचे हुए हैं और सुबह से जिस सभा में जाइए हर जगह नजारा ऐसा ही, और ऐसा लग रहा है कि सर गाजीपुर तो एकदम सड़क पे उतर गया है। गाजीपुरम आप रोड शो देखिए, 6 किलोमीटर तक 1 इंच जगह बाकी नहीं है, जैसे पूरा गाजीपुर उमड़ पड़ा हो। निश्चित रूप से हम यहाँ पर इस सीट अच्छे मार्जिन से जीते। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के नेता का गाजीपुर के लोगों के लिए क्या संदेश है, क्योंकि माफिया से ग्रस्त रहा है पहले ये जगह? नहीं, अब माफियाओं से किसी की डरने की जरूरत नहीं है।
उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी जी ने माफियाओं को ऑलमोस्ट लगभग समाप्त कर दिया। आखिर में सवाल सर, 7वें फेज की जो 13 सीटें हैं पूर्वांचल में, क्या उम्मीदें रहेंगी इस बार आप लोग? अभी कल मतदान देखकर ही कह सकते हैं, मगर शायद ही कोई सीट पर हमें प्रॉब्लम हो ऐसा दिखाई पड़ता है। बहुत धन्यवाद सर से बातचीत करने के लिए। तो ये है गृह मंत्री अमित शाह गाजीपुर की सड़कों पे, और गाजीपुर में शायद ही ऐसी तस्वीर पहले नजर आई होगी जब ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो शहर है वो एकदम से सड़क पे है, और फिलहाल अपने गृह मंत्री, अपने नेता का स्वागत करते हुए गाजीपुर की जनता। कहना पसंद अनिल के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, गाजीपुर। और ये था गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिन भर का कार्यक्रम।